नमस्कार दर्शकों, मैं आपका डॉक्टर सी जगदीश रेड्डी, कैटरैक्ट, कॉर्निया और लेसिक सर्जन, प्रेस्टिना हॉस्पिटल, हैदराबाद से। मेरे पास कैटरैक्ट सर्जरी के लिए मरीज़ कई जगहों से आते हैं। यहाँ आने के बाद हम उनकी पूरी आँखों की जाँच करते हैं और उन्हें बताते हैं कि किस प्रकार की कैटरैक्ट सर्जरी करनी है, कौन-सा लेंस इम्प्लांट करना है, ये सारी जानकारी दी जाती है। उसके बाद जब सर्जरी की लागत के बारे में चर्चा होती है, तो वे एक महत्वपूर्ण सवाल पूछते हैं। इस सर्जरी की लागत उनके गाँव या उनके क्षेत्र में होने वाली लागत से या किसी और जगह की लागत से उन्हें बहुत अलग लगती है। उनके अनुसार यह लागत 10,000 से लेकर 2 लाख तक हो सकती है। कैटरैक्ट सर्जरी की लागत में इतना अंतर क्यों होता है? आइए आज हम इस पर चर्चा करें। आँख एक बहुत ही छोटा हिस्सा है। जब इसमें ज़्यादा सर्जरी की जाती है तो ये बहुत सारी प्रक्रियाओं से जुड़ी होती है। अगर कोई भी फ़र्क आता है तो हमारी देखने की क्षमता में बहुत अंतर आ जाता है। इसी वजह से इसमें कई तरह के विकास हुए हैं सालों के दौरान। अब देखें तो कुछ चीज़ें कीमत को प्रभावित करती हैं, जैसे कि हम कैटरैक्ट सर्जरी किस विधि से कर रहे हैं, हम कौन सी तकनीक या मशीनें इस्तेमाल कर रहे हैं, इनकी लागत के कारण कीमत में बदलाव होता है। हम सर्जरी के समय जो कंज्यूमेबल्स या सामग्री इस्तेमाल करते हैं, उनकी वजह से भी कीमत में फ़र्क आता है। चौथा कारण, महत्वपूर्ण बात यह है कि हम जो आर्टिफिशियल लेंस इस्तेमाल करते हैं, उसकी कीमत में भी अंतर होता है। आइए एक-एक करके इन सब पर चर्चा करें। अगर हम सर्जरी की विधि की बात करें तो पहले हम एक तरह की सर्जरी करते थे। 17 से 8 मिलीमीटर तक काटकर आँख से पूरा मोतियाबिंद निकाल देते थे। उसमें अंदर लेंस डाला जाता था। इस बड़े कट के कारण जो समस्याएं आती हैं, वे यह हैं कि उस तकनीक से पास के हिस्से, आँख के हिस्से को नुकसान पहुँचने की संभावना रहती है। इतना बड़ा कट करने के बाद संक्रमण का खतरा भी रहता है। इतना बड़ा कट किया गया है तो उसे बंद करने के लिए टाँके लगाने पड़ते हैं। 67 टाँके लगाने पड़ते हैं इसमें आँख में। चौथी बात, जब हम लेंस डालते हैं तो हार्ड लेंस ही डाला जाता है सभी में। इससे रिकवरी धीमी हो जाती है, हमें संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। आँख की पावर, नए टाँकों की वजह से नई पावर आने का भी खतरा रहता है, इसलिए चश्मा एक ज़रूरत बन जाता है। इन लोगों के लिए अक्सर चश्मा ज़रूरी होता है। हमारे पास कई वर्षों से तकनीक में वृद्धि हो रही है, अच्छी विधियाँ बदलती आ रही हैं और अब हम मोतियाबिंद सर्जरी करते हैं। जितना छोटा हो सके 2 मिलीमीटर से भी कम ओपनिंग करते हैं। मोतियाबिंद सर्जरी में 2 मिलीमीटर से कम ओपनिंग में ही हम अंदर जाकर उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं। अब जो सामान्य रूप से की जाने वाली विधियाँ हैं, उन्हें फेको इमल्सिफिकेशन कहते हैं। फेको इमल्सिफिकेशन तकनीक के कारण हम 2 मिलीमीटर के अंदर की गई चीरे से ही अंदर जाकर 9 मिलीमीटर के मोतियाबिंद को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर निकाल सकते हैं। इससे रिकवरी कम समय में और तेज़ होती है। साथ ही नई पावर आने का जोखिम भी कम हो जाता है। हमें संक्रमण का खतरा भी काफ़ी हद तक कम हो जाता है। टाँके लगाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ती। इसके बाद अब हमारे पास लेज़र आ गई है। लेज़र असिस्टेड कैटरैक्ट करने से रिकवरी और भी तेज़ हो जाती है। हम जो भी स्टेप्स करते हैं, वे सभी बहुत ही सटीक तरीके से होते हैं। कोई भी सर्जन जब सर्जरी करता है तो हर स्टेप परफेक्टली हो, यही चाहता है, क्योंकि इससे रिकवरी अच्छी होती है। साथ ही जो रिज़ल्ट हमने बताया है, वही रिज़ल्ट हम मरीज़ों को देना चाहते हैं, यही उम्मीद रहती है। तो इससे हमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे रिकवरी को काफ़ी बेहतर किया जा सकता है, रिस्क्स को भी काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। दूसरी बात, जब मशीनें या टेक्नोलॉजीज़ आती हैं, हम 2 मुख्य मशीनें इस्तेमाल करते हैं। एक को फेको इमल्सिफिकेशन कहते हैं, दूसरी है लेज़र असिस्टेड कैटरैक्ट सर्जरी, जिसे फेको इमल्सिफिकेशन कहा जाता है। मशीन की ज़रूरत होती है। यह एक अल्ट्रासाउंड डिलीवरी करने वाली मशीन है। इसी से मोतियाबिंद को निकाला जाता है। इस मशीन में भी कई प्रकार होते हैं। ठीक है, बेसिक मशीनें हमारे पास लोकल मेड मशीनें होती हैं। सबसे एडवांस्ड फ्लूइडिक्स वाली इंटरनेशनल मशीनें भी होती हैं। इनके हिस्सों में भी कई तरह के अंतर होते हैं। इससे जो फ़र्क पड़ता है वह ये है कि अल्ट्रासाउंड एनर्जी डिलीवरी का पैटर्न अलग होता है। मतलब एफिशिएंसी, यानी एक मशीन की एफिशिएंसी कितनी होती है। उदाहरण के लिए मान लीजिए हमें एक गड्ढा खोदना है। अगर हमें गड्ढा खोदना है और हम मैन्युअली खोदते हैं तो जैसा होता है वैसे ही लो एंड मशीन से भी होता है। जब हम हाई एंड मशीन जैसे कि प्रो क्लीनर लाते हैं तो सोचिए, अगर मुझे गड्ढा खोदना है तो वह कितना आसान हो जाता है, कितना स्मूथ होता है। ऐसा ही फ़र्क होता है। इस एडवांस्ड मशीन का फ़ायदा ये है कि चाहे कॉन्ट्रैक्ट कितना भी हार्ड क्यों ना हो, यह उसे बहुत आसानी से टुकड़ों में तोड़कर निकाल सकती है। इसकी एफिशिएंसी बहुत हाई होती है।
कोलेटरल डैमेज का मतलब है पास की संरचना को अल्ट्रासाउंड एनर्जी से नुकसान पहुंचना। इसे भी ओजिल टेक्नोलॉजी कहा जाता है। इसकी वजह से पास की संरचना को नुकसान पहुंचाए बिना केवल कैटरैक्ट में ही एनर्जी डिलीवर होती है और कैटरैक्ट तक ही उसे हटाने की क्षमता होती है। जब हम आँख के अंदर जाते हैं तो बहुत सारा पानी, जिसे हम स्लाइन कहते हैं या बैलेंस्ड सॉल्यूशन कहते हैं, वह अंदर घूमता रहता है। इसे वॉश करने के लिए जितना हम अंदर डालते हैं उतना ही बाहर भी निकल जाता है। जब वह अंदर जाकर वापस आता है तो कभी-कभी ज़्यादा बाहर निकल जाता है, कभी-कभी ज़्यादा अंदर चला जाता है। ऐसा करने से क्या होता है तो ओनियल प्रेशर में वेरिएशन आता है, यानी हर स्टेप में प्रेशर बदलता रहता है। जब प्रेशर ज़्यादा हो जाता है तो मरीज़ को दर्द महसूस होता है। जब प्रेशर कम होता है तो मरीज़ को कुछ भी महसूस नहीं होता। अब हमारे पास जो लेटेस्ट मशीनें हैं, जैसे फेक MLSE वोकेशन मशीनें, उनमें अल्ट्रासाउंड के साथ साथ डिलीवरी भी होती है और इस तकनीक को हम एक्टिव फ्लूइडिक्स कहते हैं। हमारे प्रेस्टिना हॉस्पिटल में सेंचुरियन मशीन है। इसमें एक्टिव सेंट्री हैंडपीस होता है। इसे एक्टिव फ्लूइडिक्स कहते हैं। इसमें होता यह है कि जितना फ्लूइड बाहर निकलता है उतना ही फ्लूइड डिलीवर किया जाता है। इस मशीन में सेंसर्स होते हैं। आँख में सेंसर्स लगाए जाने की वजह से जो भी होता है उसकी फीडबैक मशीन को मिलती है। मशीन को जैसे ही पता चलता है कि इतना फ्लूइड निकल गया है, तुरंत उतना ही फ्लूइड रिलीज़ कर देती है। आँख में जो भी प्रेशर होता है वह लगातार एक जैसा मेंटेन रहता है। पूरी सर्जरी के दौरान मरीज़ को प्रेशर में कोई ज़्यादा या कम बदलाव महसूस नहीं होता। मरीज़ को यह भी पता नहीं चलता कि उसकी सर्जरी हो रही है। इस तकनीक की वजह से आसपास की संरचनाओं को नुकसान पहुंचने की संभावना बहुत ही कम हो जाती है। तो अगले दिन मरीज़ को सब कुछ देखने के मौके होते हैं। इसके अलावा अब लेज़र के आने से हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित लेज़र डिलीवरी सिस्टम्स हैं। इससे क्या होता है कि हमारे पास जो भी स्टेप्स हैं या हम जो अल्ट्रासाउंड एनर्जी का उपयोग कर रहे हैं, उस अल्ट्रासाउंड एनर्जी के उपयोग को कम करने में भी लेज़र हमारी मदद करता है। लेज़र से क्या होता है कि इसका फ़ायदा ये है कि पास की संरचना में बिल्कुल भी कोई बदलाव नहीं होता, ज़रा भी लेज़र डिलीवरी नहीं होती। लेज़र जहाँ भी पड़ता है वहीं उसका असर होता है, इसलिए पास की संरचनाएं बिल्कुल भी डैमेज नहीं होती। इसे हम प्रिसीजन कहते हैं, यानी हर स्टेप जैसे होना चाहिए वैसे ही होता है। क्योंकि लेज़र डिलीवरी भी उतनी ही सटीक होती है, इसलिए बिना किसी नुकसान के सारे स्टेप्स स्मूथली पूरे होते हैं। ये मोतियाबिंद को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देती है। उसे निकालना बहुत आसान हो जाता है। रिकवरी भी बहुत तेज़ हो जाती है। तो इस तकनीक पर भी हमारी लागत निर्भर करती है। हमारी सर्जरी की लागत और सर्जरी के समय इस्तेमाल होने वाले प्रोडक्ट्स पर भी निर्भर करती है। सर्जरी के समय हम बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत सारी सामग्री आँख में इस्तेमाल करने के लिए होती है। ये कितने महत्वपूर्ण हैं, इसका अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि ये सर्जरी के बाद रिकवरी में बहुत मदद करते हैं। हम जो प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं उनसे किसी भी संरचना पर केमिकल रिएक्शन नहीं होना चाहिए। हाल के दिनों में हमने देखा है कि कुछ प्रोडक्ट्स के इस्तेमाल से, हमारे भारत देश में 11 प्रोडक्ट्स के इस्तेमाल के कारण बहुत लोगों को कैटरैक्ट सर्जरी के बाद रिएक्शन हुआ है। तो ये प्रोडक्ट कहाँ बनाया गया है, इसमें कौन सी तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, ये सारी बातें सर्जन ध्यान में रखते हैं। तो इसकी सुरक्षा प्रोफाइल देखने के बाद ही मरीज़ों को इसका इस्तेमाल करने दिया जाता है। कुछ सेंटर्स में हम कुछ प्रोडक्ट्स को दोबारा इस्तेमाल करते हैं, मरीज़ से मरीज़। कुछ सेंटर्स में पूरी तरह से डिस्पोजेबल का मतलब है कि हर प्रोडक्ट जो हम मरीज़ पर इस्तेमाल करते हैं उसे इस्तेमाल के बाद फेंक दिया जाता है। सभी नए प्रोडक्ट्स का ही इस्तेमाल किया जाता है। इससे लागत बढ़ जाती है, लेकिन इसका जो फ़ायदा है वह यह है कि संक्रमण दर, यानी एक मरीज़ से दूसरे मरीज़ को संक्रमण फैलने का खतरा बहुत कम हो जाता है। एक मरीज़ से दूसरे मरीज़ पर इस्तेमाल किए गए प्रोडक्ट्स के कारण कभी-कभी हम अखबारों में पढ़ते हैं कि 10 लोगों की सर्जरी के बाद उनकी आँखों की रोशनी चली गई। तो ऐसे प्रोडक्ट्स के इस्तेमाल से ऐसा होना संभव है। इसलिए यहाँ डिस्पोजेबल वार्ड बहुत महत्वपूर्ण है। एक मरीज़ द्वारा इस्तेमाल किया गया प्रोडक्ट दूसरे मरीज़ द्वारा इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। सभी प्रोडक्ट्स को एक बार इस्तेमाल करके फेंक दिया जाता है। इसलिए इस्तेमाल किए जाने वाले प्रोडक्ट्स की क्वालिटी का भी आकलन किया जाता है। लेकिन अच्छी तरह से स्थापित, यानी बहुत प्रसिद्ध लैब्स में टेस्ट किए गए और फिर रिलीज़ किए गए प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना महत्वपूर्ण है। इन प्रोडक्ट्स के इस्तेमाल से आँखों में कोई रिएक्शन नहीं होता, यानी ये आँखों के लिए जितना सुरक्षित हो सकते हैं उतने ही सुरक्षित होते हैं। इस्तेमाल किए जाने वाले प्रोडक्ट्स महत्वपूर्ण हैं, ऐसे ही प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना चाहिए।
क्योंकि रिकवरी इससे बहुत तेज़ होती है, लेकिन एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि कीमत का निर्धारण हमारे द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले आर्टिफिशियल लेंस पर निर्भर करता है। तो जैसा कि मैंने पहले चर्चा की थी, आर्टिफिशियल लेंस के अलग-अलग प्रकार होते हैं, जिन्हें हम मोनोफोकल लेंस कहते हैं। ये केवल दूर की दृष्टि देता है। हमारे पास मल्टीफोकल, ट्राइफोकल और एक्सटेंडेड विज़न लेंस भी होते हैं। इन्हें लाइफस्टाइल मॉडिफाइंग लेंस कहा जाता है। ये सभी लेंस पूरी रेंज की दृष्टि प्रदान करते हैं। हर मरीज़ के लिए एक प्रकार का लेंस उपयुक्त होता है और वही इस्तेमाल किया जाता है। ये लेंस जब आ जाते हैं, टेक्नोलॉजी के हिसाब से ये लेंस जो काम करते हैं, उसी के अनुसार इनकी कीमत तय होती है। इनके फंक्शन के आधार पर प्राइस में फ़र्क आता है, यानी मोनोफोकल लेंस की कीमत कम होती है, वहीं मल्टीफोकल और अन्य लेंस आने पर इनकी कीमत ज़्यादा होती है। दूसरी बात यह है कि लेंस कहाँ बनाए गए हैं। कुछ लेंस लोकल प्रोडक्शन के होते हैं, यानी हमारे आसपास ही बनाए जाते हैं। कुछ लोग ऐसे लेंस बनाते हैं। ज़्यादातर जो लेंस हम इस्तेमाल करते हैं वे इंटरनेशनल लेंस होते हैं। ये लेंस मुख्य रूप से इम्पोर्टेड होते हैं, जो ज़्यादातर जर्मनी या अमेरिका में बनाए जाते हैं। वहाँ से इन्हें मंगवाकर इस्तेमाल किया जाता है, यानी हम अधिकतर ऐसे लेंस ही इस्तेमाल करते हैं। अब सवाल है कि यह फ़र्क क्यों ज़रूरी है। इसका कारण ये है कि जो भी नई तकनीक आती है, उस प्रोडक्ट की क्वालिटी को अच्छी तरह से स्टडी किया जाता है और इन लेंसों पर कई सालों तक लैब में काम किया जाता है। टीवी अप्रूवल दिया जाता है, यानी हर देश में एक अप्रूवल एजेंसी होती है। हमारे भारत में भी एक है, यूएसडी नाम की भी एक एजेंसी है। तो ये एजेंसियां क्या करती हैं? वे प्रोडक्ट का अध्ययन करने के बाद, उसकी सेफ्टी प्रोफाइल का अध्ययन करने के बाद, जब यह तय हो जाता है कि वह प्रोडक्ट दुनिया के सभी देशों में इस्तेमाल किया जा सकता है, तब उसे रिलीज़ किया जाता है। इसलिए जब सर्जन भी प्रोडक्ट चुनते हैं, तो वे वही प्रोडक्ट चुनते हैं जो बहुत अच्छी तरह से स्टडी किया गया हो और जिसे बहुत सेफ़ माना जाता हो। वे उनका इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि अफोर्डेबिलिटी यानी मरीज़ उतना खर्च नहीं कर पाते, इसलिए अक्सर कम लागत वाले लेंस भी इस्तेमाल किए जाते हैं। तो हाल ही में, जैसा कि पहले बताया गया था, एक लेंस जो लोकली मैन्युफैक्चर किया गया था, उसका इस्तेमाल करने के कारण उन लेंस का इस्तेमाल करने वाले सभी मरीज़ों में रिएक्शन आ गया। हमारे देश में बहुत से लोगों को यह हुआ। इसकी वजह से उस लेंस को निकालकर फिर से दूसरा लेंस लगाना पड़ा। बहुत से लोगों को उस लेंस की वजह से ऐसा करना पड़ा। पास के स्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचने जैसी स्थितियां भी सामने आई हैं। इसे टॉक्सिक एंटीरियर सेगमेंट सिंड्रोम कहते हैं, जिसे टास भी कहते हैं। यानी ये प्रोडक्ट्स आमतौर पर सुरक्षित होते हैं, लेकिन इन प्रोडक्ट्स के इस्तेमाल से जो रिएक्शन होता है, उसे ही यह कहा जाता है। इसका इलाज करना थोड़ा मुश्किल होता है। इसकी वजह से कुछ लोगों की दृष्टि खोने की संभावना भी रहती है। इसलिए हमें हमेशा बहुत अच्छी तरह से स्थापित कंपनियों से ही लेंस मंगवाने चाहिए। मेरी पसंद की बात करें तो मैं ज़्यादातर इम्पोर्टेड लेंस ही इस्तेमाल करता हूँ। दूसरे देशों से मंगवाकर उनका उपयोग किया जाता है, क्योंकि जब हम सर्जरी करते हैं तो सुरक्षा का ध्यान रखते हैं, सफलता सुनिश्चित करते हैं। सुरक्षा कैसे मिलती है? जब किसी प्रोडक्ट को अच्छी तरह से स्टडी किया जाता है, हज़ारों या लाखों लोगों पर इस्तेमाल किया जाता है और सब ठीक रहते हैं, तभी उसे रिलीज़ किया जाता है और उनका इस्तेमाल करने से सभी को सुरक्षा मिलती है। अगर आप सफलता चाहते हैं, हम जो लेंस लगाते हैं वह कितनी दृष्टि देगा, ये हमें पहले से ही पता होता है। हमारे लिए उस लेंस की प्रेडिक्टेबिलिटी, यानी जिस तरीके से वह बनाया गया है, उसी के अनुसार उसकी क्वालिटी भी बदलती है। तो उस लेंस को लेकर जब हम प्लान करते हैं तो हमें वही रिज़ल्ट मिलना चाहिए जिसकी हमने उम्मीद की थी। इंटरनेशनल लेंसों में अगर मेरे हाथ में है तो अब तक हमने जो प्रोडक्ट रिज़ल्ट्स दिए हैं वे ज़्यादातर मामलों में सफल रहे हैं। ऐसा ही होता है, इसीलिए इन लेंसों का इस्तेमाल किया जाता है। तो इससे प्रीमियम लेंसों के कारण भी फ़र्क पड़ता है। तो दर्शकों, कीमत कई कारकों पर निर्भर करती है। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने सर्जन से बात करें कि वे कौन सी तकनीक इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन से प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन सा लेंस इस्तेमाल कर रहे हैं। यह सब देखकर आप अपने लिए सही विकल्प चुन सकते हैं। किसी भी कीमत में मोतियाबिंद सर्जरी करवाई जा सकती है, लेकिन सुरक्षा का भी ध्यान रखना ज़रूरी है। मोतियाबिंद सर्जरी एक बार की जाने वाली सर्जरी है जो आपकी पूरी ज़िंदगी की दृष्टि के लिए होती है, इसलिए इसे हल्के में न लें। सही निर्णय लेना बहुत ज़रूरी है, इसलिए इसके लिए डॉक्टर से सलाह लें और चर्चा करें। जो आपको सुरक्षित लगे वही चुनना और उस पर आगे बढ़ना महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।